नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात महायुद्ध की, अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर, और इस हमले के बाद जो युद्ध की स्थिति है महायुद्ध में परिणत हो गया है, क्योंकि आकार बड़ा हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है, पूरा मिडिल ईस्ट इसके प्रभाव में आ गया है। और यहां तक कि अब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या जर्मनी, ये तो खुलकर अब सामने आ गए हैं। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी अब धीरे धीरे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो महायुद्ध है उसका इंपैक्ट अब आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है दुनिया के देशों में। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है ये युद्ध? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान में अब तक 555 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, और यह संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, अब बढ़ रही होगी अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक। हालांकि 555 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। ईरान ने भी जवाबी हमले इस दौरान किए हैं। कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की भी खबर आ रही है। यूरोप में गैस की कीमतें 22% तक उछल गई हैं, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी उछाल बताई जा रही है। असर महंगाई पर भी है, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो तेल और गैस का रास्ता है, और होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के ऐलान के बाद अब स्थिति और भी असामान्य होती दिखाई दे रही है। आईएईए का ईरान से संपर्क अब तक बेनतीजा है, और भारत में भी इस पर जो पूरा घटनाक्रम है उस पर असर दिखाई दे रहा है। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है, और ऐसे में अगर खाड़ी के देशों में शांति जल्द बहाल नहीं हुई तो महंगाई का यह ग्राफ और ऊपर जाएगा। सरकार के पास विकल्प कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं। सऊदी अरब की रिफाइनरी बंद होने और कच्चा तेल की कीमतों में आए भूचाल ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इसका असर आपकी जेब पर भी होने वाला है। $100 के पार जाता ब्रेंट क्रूड भारत के लिए खतरे की घंटी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय शांति से भी जुड़ा सवाल बन गया है। इन सबसे इतर अमेरिका की तरफ से लगातार हमला जारी है, ईरान की तरफ से भी हमला किया जा रहा है, और ईरान के द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका के जहाज को गिरा दिया गया है, क्रैश हुआ है, ये भी खबर आई। और इसके साथ ही अब अमेरिका की तरफ से भी उसके परमाणु सेंटर पर हमले की बात आई। हालांकि यह कहा गया है कि रेडिएशन उससे नहीं फैल रहा है, आईएईए की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है। लेकिन इसके साथ ही चीन और रूस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, और यह भी कि ईरान झुक नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यह जो युद्ध है वो ईरान उसको रोकने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं दिख रहा है। तो युद्ध लंबा खींचेगा, और युद्ध जब लंबा खींचेगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ईरान ने खामेनेई के मौत के बाद इस युद्ध को बड़ा कर दिया है। जो देश अभी तक सामने नहीं आ रहे थे वो भी अब ईरान के खिलाफ आ गए हैं। साइप्रस के ब्रिटिश बेस पर जो हमला हुआ, उसके बाद अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खास करके फ्रांस ने भूमध्य सागर की तरफ अपना बेड़ा आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद इंग्लैंड और जर्मनी भी उसके साथ खड़े हो गए हैं। तो अब ये देखा जाने लगा है कि क्या जो यूरोपियन यूनियन है उससे जुड़े जो देश हैं वो क्या अब इस तरफ वो कूदेंगे? तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये लड़ाई बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से चल रही है। और इस बीच जो इजराइल है उसकी तरफ से भी हमला जारी है, अमेरिका की तरफ से भी हमला जारी है, ईरान का भी पलटवार चल रहा है। अब रिजीम चेंज करने की बात भी एक हो रही है। अमेरिका चाहता है कि जो ईरान का रिजीम है वो चेंज हो। खामेनेई की मौत के बाद अब कौन वहां पर सुप्रीम लीडर बनेगा, ये और जो विकल्प अमेरिका देगा क्या उस पर ईरान तैयार होगा, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही और भी कई सवाल हैं। अब सवाल यह भी है कि जो अमेरिका चाहता है वो क्या इस युद्ध
में ईरान मानने के लिए तैयार होगा? क्योंकि ईरान में भी ऐसा लग रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कि वहां पर भी जो लीडरशिप है वो दो भागों में बंट गई है। क्योंकि अमेरिकी माफ करेंगे, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत से ही मसला निकल सकता है, युद्ध हल नहीं है। उधर उसके जो सुरक्षा परिषद के हैं ईरान के हेड, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। तो ये भी समझना जरूरी है कि क्या ये रिटन स्क्रिप्ट है, उसी के आधार पर दोनों बातें आ रही हैं ईरान से, या फिर वाकई खामेनेई की मौत के बाद ईरान में दो विचार, दो भाग देखने को मिल रहा है उसके लीडरशिप में? ये एक बड़ा सवाल। दूसरी चीज कि अस्थायी तौर पर एक परिषद बनाया गया है नेतृत्व का ईरान में, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन वहां का नेतृत्व करेगा। तो इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभी तक का जो हिसाब है उसमें 550 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान में हुई है। तो हमारे साथ हेमंत गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक, और विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। शुरुआत विजेंद्र जी हम आप ही से करना चाहेंगे। आप जियो पॉलिटिक्स को बहुत करीब से आप देखते आ रहे हैं, एनालाइज करते आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां पहले भी आई, उस पर भी आपने बहुत गंभीरता के साथ अपने ओपिनियन दिए थे, उसको एनालाइज किया था। अब की जो स्थिति है, जरा ये बताइए विजेंद्र जी कि अभी लड़ाई किस स्थिति में है, क्या अभी आप एनालाइज कर रहे हैं? फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहां से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जंग के जो अमेरिका के जो आसार थे, यानी कि अमेरिका की जो उम्मीद थी, वो मान के चल रहा था कि खमनेई की मौत के बाद ईरान का जो सीट्स जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो केओस में चला आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वहां की जो नेतृत्व क्षमता तो वो तो गौन हो ही जाएगी, और साथ ही साथ जो मिलिट्री जो स्टैंडिंग है, यानी कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है ईरान की, वो भी डाउन होगी, वो भी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि खमनेई की मौत के बाद भी इस तरह का कोई संकेत ईरान की तरफ से नहीं आया है। और एक जो जानकारी आ रही है कि ईरान में चूंकि जो भी टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं उन सब की मौत खमनेई के साथ भी हुई है, उसके बाद से ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में थोड़ी सी बदलाव किया है। और ईरान ने क्या किया है, जो लोअर लेवल के जो कमांडर्स हैं, अब उनको पूरी तरह से छूट है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए और किस तरह से कहाँ अटैक किया जाना है, क्या किया जाना है, वो सब अब उसी लेवल पे डिसाइड किया जा रहा है। तो लेकिन सर एक चीज तो ये है ना कि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। सर, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये कह सकते हैं ना कि ये लंबा खींचने वाला है। अब जो हम लोग समझते थे कि कुछ समय के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी लगता है कि कुछ और लंबा चलेगा। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल ये है कि शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि नेक्स्ट 2 या 3 डेज में ये पूरा वार समाप्त हो जाएगा। खामेनेई की मौत के बाद से पूरी तरह से एक ईरान की जो व्यवस्था है पूरी तरह से ये डाउन हो जाएगी और सब चीज खत्म हो जाएगा, और 2 और 3 डेज में 3-4 डेज में ये वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से दायरे को लगातार वो बढ़ा रहा है, यानी कि जो जंग का जो दायरा है वो बढ़ा रहा है, वो सिर्फ इजराइल पर नहीं अटैक कर रहा है, बल्कि अमेरिका के गल्फ जो भी देश है, जीसीसी के जो देश है, उन पर वहां पर सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर नहीं, यानी कि अमेरिकी बेसिस पर अटैक करे तो एक बात है, बल्कि अमेरिका के जो भी इंटरेस्ट जीसीसी देश में है वहां भी आहिस्ता आहिस्ता ईरान अपने जंग के दायरे को फैला रहा है और वहां भी अटैक कर रहा है। तो जाहिर तौर पर ईरान की जो स्ट्रेटजी मौजूदा हालात में ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को जो पूरे मिडल ईस्ट में है उन सबको नष्ट किया जाए, उन सबको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये बात है। तो इसमें तीसरा की बात है कि अब से थोड़ी और एक और बड़ी बात है कि अब से थोड़ी देर पहले इजराइल के विदेश मंत्री का बयान आया है
और इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने रेजिम चेंज की जो बात कही थी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। खमनाई की तो हुई है मौत, लेकिन उसके बाद रेजिम चेंज कैसे किया जाए ये बड़ी समस्या है। और इसमें कोई सर की बात है कि रेजिम चेंज के लिए जब तक अमेरिका या इजराइल की फौज ईरान की जमीन पर नहीं जाएगी तब तक वहां का रेजिम चेंज नहीं हो पाएगा। और जबकि रेजिम चेंज ही अमेरिका की सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ईरान में रहा है, तो ये अभी नहीं हो पा रहा है। और उसके अलावा जो अमेरिका थोड़ी थोड़ी इस तरह के एक कहा जाए कि संकेत दे रहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत करे, लेकिन ईरान ने फिलहाल बातचीत से पूरी तरह से मना किया है। और चूंकि इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ईरान दो मुद्दे पर, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर और अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के मुद्दे पर, इन दोनों मुद्दे पर अब बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये ऐसे जाहिर है कि अब जंग बढ़ेगा ही, और जंग बढ़ेगा ही नहीं बल्कि जंग के दायरे को जिस तरह से ईरान बढ़ा रहा है ये अमेरिका के लिए और पूरे कहा जाए कि पूरे अब यूरोप और नाटो अलायंस के लिए भी एक बड़े कंसर्न की बात है। एक चीज और, उसके बाद फिर हम अपने अगले मेहमान के पास जाएं। लेकिन अभी रिजिम की बात आपने की, जंग के लंबाई की बात की, उसका जो दायरा बढ़ते जा रहा है, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान अपने खिलाफ दुनिया के देशों को खड़ा कर रहा है? अब देखिए साइप्रस में जिस तरह से यूके की बेस पर हमला हुआ, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी सामने आ गए, उसके खिलाफ आ गए, जो कि यूरोपियन यूनियन के जो देश थे वो अपने आप को अभी अलग रखे हुए थे अलग इस युद्ध से, अब वो मुखर हो गए इस ईरान के खिलाफ। खाड़ी देशों पर जो हमला किया, उसके बाद अब जो गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट है, वो उसके खिलाफ हो गया है। तो ये जंग को बढ़ा करके अपने दायरे को कम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या ईरान, या ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? जी हाँ, ये बड़ा सवाल ये है कि इसमें कोई शुरुआत ऐसा की बात नहीं कि शुरुआती दौर में ही जिस तरह से ईरान ने जीसीसी के जो देश पर अटैक किया उससे ये साफ हुआ कि ईरान का जो सपोर्ट बेस है अब रहेगा नहीं। जो भी सपोर्ट बेस था और जो कुछ थे वो धीरे धीरे कम हुआ है। तो ऐसे में इस पे कोई शक की बात नहीं। और ये एक बड़ी बात यह है कि ईरान का मिलिट्री का जो सेंट्रल कमांड है अब वो रहा नहीं है। अब लोअर लेवल के जो टॉप कमांडर्स है वही डिसीजन ले रहे हैं और वही अटैक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये माना ये जा रहा है कि इस समय ईरान की तरफ से जो भी अटैक किया जा रहा है वो सिर्फ एक कहा जाए कि एक रिएक्शन है। वो किसी तरह से चाह रहा है कि उसके पास चूंकि आर्म्स है और उसको किसी तरह से अमेरिका के जो हित है, जहां जहां यूएस यूरोप के जो भी हित है उसको नष्ट किया जाए। और इसको करने से शायद वो मान के चल रहा है कि यूएस कहीं बातचीत के लिए तैयार भी हो और ईरान की तरफ पर कहीं बातचीत हो जाए। ये फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई सच की बात नहीं कि जंग का दायरा बढ़ा है और इसके दायरे बढ़ने से जंग की मियाद भी बढ़ेगी और जंग में जो तबाही है हर तरह से बढ़ेगी। आर्थिक होगी और मैन एंड पावर का भी होगा, नुकसान होगा। तो जाहिर तौर पर हर तरह से इससे जंग के अब खामियाजा के लिए पूरे वर्ल्ड को तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर जे शांतेश डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हम लोग चर्चा युद्ध पर कर रहे हैं और लगातार सब अपनी नज़रें उस युद्ध पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको उस पर उनकी नज़रें हैं और हम आप लोगों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका स्वरूप जो बढ़ रहा है उसका नतीजा निकलकर सामने आएगा, इंपैक्ट किस तरह से भारत या दूसरे देशों पर दुनिया में पड़ने वाला है। आपको क्या लग रहा है सर, ईरान क्या अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है? इसलिए भी कि यूएसए और इजराइल क्या ऐसी स्थिति में है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स लेकर आए, अपनी सेना को जमीन पर उतारे और उनके साथ युद्ध करें? हाँ, सभी को नमस्कार। देखिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जो बता रहे हैं तो दो बात समझना जरूरी है। नंबर वन, आप ईरान के दृष्टिकोण से देखिए, उनकी विदेश नीति, उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम देखने की कोशिश करिए, उनकी क्या कंपल्सन है। आज जिस परिस्थिति में वो खड़े, उनके पास चॉइसेस है, उनके पास चॉइसेस है ही नहीं। देखिए, उनके पास चॉइसेस यही है कि युद्ध का विस्तार हो, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे अभी इस दौर में जिस तरह से परिस्थितियां खड़ी हो रही है कि युद्ध शांत हो, क्योंकि वहां जो आंतरिक प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वहां की गवर्नमेंट पे है। और वर्तमान गवर्नमेंट के लिए जो खamenei थे वो बहुत बड़े एक आदर्श थे जिनकी पूजा करते थे, उनको ये आदर्श मानकर के अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। उनकी एक काले गाइडेंस में शासन व्यवस्था चलती थी। वो मार दिए गए
तो उसका प्रभाव देखने को यही पड़ेगा। गवर्नमेंट और रिएक्शनरी है, एक्शन ले रही है, उनको लग रहा है कि किस तरह से जवाब हम दें और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन उन फोर्सेस का करें जो ईरान के खिलाफ खड़ी है और जिन्होंने उनके धर्मगुरु की हत्या किया है, तो उनका मानना है। और दूसरी तरफ यह है इजराइल और अमेरिका है। आप देखिए, माइट इज राइट है, आज शक्ति जिसके पास है दुनिया उसके साथ खड़ी है। ऐसी परिस्थिति में यूरोप का अमेरिका के साथ खड़ा होना और मिडिल ईस्ट तमाम देशों का, इतनी किसी के अंदर जरूरत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर के आवाज उठा सके, जबकि बहुत सारे देश जानते हैं कि जो अमेरिका इजराइल ने किया वो उनके हिसाब से उचित नहीं था, तरीका उचित नहीं था। हाँ, हो सकता है कि किसी मुद्दे पे अमेरिका और इजराइल सही बोल रहे हो सकता है उनका पॉइंट जो है कि न्यूक्लियराइजेशन के जो एक प्रोसेस ईरान लेके चल रहा था उसके खिलाफ हो, वो सब ठीक है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया उसको लेके यूरोप में और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश खुश नहीं थे। तो सवाल ये है कि क्या ईरान ऐसी स्थिति में चुपचाप बैठ के सरेंडर कर दे? तो मुझे लगता नहीं कोई भी देश होगा कि अचानक से सरेंडर कर देगा और या तो फिर 1-to-1 वार करेगा। देखिए, ईरान सीधे इजराइल से वार कर सकता है। आप देखिए, कुछ महीनों पहले जो वार हुआ इजराइल के खिलाफ, उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत लंबे समय चला। लेकिन अभी क्या अमेरिका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ सकता है? सवाल ये ईरान वो नहीं लड़ सकता है। वो कहां कर सकता है? जहां अमेरिकन बेसेस है, जहां मिलिट्री बेसेस है, वही हमला कर सकता है। आप देखिए, जितने भी कंट्रीज, 10 कंट्रीज में 7 देशों में लगभग किया उन्होंने हमला, और उन 7 देशों में आप देखेंगे मिलिट्री बेसेस अमेरिका के। तो कहीं न कहीं वो उन सब को टारगेट कर रहे हैं, उन सब बेसेस को टारगेट कर रहे हैं या उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां अमेरिकन इंस्टॉलेशन है, आर्मी इंस्टॉलेशन है, वहां पे वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट देश उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। नो डाउट वो भी जानते हैं कि ईरान का जो हमला है बेसिकली वो उन देशों के खिलाफ नहीं। वहां के विदेश मंत्रालय ने खुद बोल दिया ईरान के कि हमारा हमला आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके यहाँ जो अमेरिकन है उनके खिलाफ। तो ये बड़े लेवल की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिकन अगर हमारे यहाँ लोगों को मार रहे हैं तो हम उनको जवाब देंगे। हम अमेरिका तो मिसाइल नहीं भेज सकते, लेकिन अमेरिकन जो बेसिस मिडिल ईस्ट वहां तो भेज सकते हैं, तो वहां तो मार रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है इसका प्रभाव क्या होगा, जो आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट देश कब तक टॉलरेट करेंगे होगी, जब उनके सिविलियंस मारे जाएंगे, उनको जन धन की हानि होगी। ऐसी स्थिति में उनको भी युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। वो किस तरह शामिल होगा, क्या स्वरूप होगा, वो एक बात है। दूसरी चीज, यूरोप की आप एग्जांपल दे रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज का, नो डाउट वो भी साइलेंट रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी नहीं चाहेंगे इसका विस्तार हो। देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो गई है पूरी। देखिए, आप ट्रेड रूट बंद हो चुके हैं, क्लोज में। आप देखिए, तेल पर प्रभाव पड़ रहा है, एलएनजी प्रभाव, सप्लाई प्रभाव पड़ रहा है, खाद्यान्न पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी दुनिया का ऐसा देश लंबे समय तक शांत नहीं रह सकता जिसके हितों की यहाँ पे अवहेलना हो रही हो या उस पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट के देश हो गए, या अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया में कर रहा हूँ, तमाम देश लंबे समय तक ईरान के एक्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको सही नहीं ठहराएंगे, बल्कि बोलेंगे अब जो हो गया तो हो गया, यहाँ बैठ करके टेबल डिस्कस करो और क्या बेस्ट हो सकता है उसके बारे में बात करो। लेकिन ये सवाल इसलिए भी कि क्या बातचीत की कोई गुंजाइश बची है सर? इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि न्यू लीडरशिप जो होगी, नई रिजीम जो होगी वो हमसे बातचीत करेगी, ऐसी संभावना वो जता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अली लाविजानी है जो कि ईरान के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ कोई निगोशिएशन नहीं होगा। अभी हमने विजयन जी से भी यही सवाल किया था, क्या बातचीत की गुंजाइश आप देख पा रहे हैं? जो बातें आप कह रहे हैं देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। यहाँ 2 चॉइसेस उनके पास हैं। एक, वर्तमान सरकार ही अमेरिका की शर्तों पर अपनी सरकार चलाने तैयार हो जाए कि वहां की जो शासन व्यवस्था चल रही है लेकिन अमेरिकी शर्तों पर चले, जो इजराइल करा उनके हिसाब से चले। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि वहां बूट ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो दूसरी शर्त है कि वहां सरकार पूरी तरह बदल ली जाए। लेकिन सर, बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बात इसलिए, सर बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बात इसलिए कि क्या जो ऑप्शन देगा अमेरिका उसको क्या ईरान मान लेगा? क्योंकि अगर हम खामेनेई की बात करें तो खामेनेई एक सिर्फ वहां पर सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, वो वहां के धार्मिक हस्ती के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अपने आप को स्थापित कर लिया था। नहीं, निश्चित रूप देखिए, आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सवाल ये है कि वहां के धर्मगुरु थे, सुप्रीम लीडर थे, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई उनको कितना फायदा देगी, कितना नुकसान देगा, उनको एक पॉइंट पे जाके एसेस करना ही पड़ेगा, और वो असेसमेंट जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। देखिए, यही युद्ध आगे बढ़ेगा तो इसमें नुकसान तो अमेरिका इजराइल का भी होगा, लेकिन ईरान का ज्यादा होगा, ये बात है। तो सवाल ये है, क्या इतने नुकसान के लिए वो तैयार हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो नुकसान ज्यादा समय तक झेल पाए? क्या वो चाहेंगे उनकी इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो जाए? निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल नुकसान होगा, उनको लॉस होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो के रहेगा। ये बात मान लीजिए, अगर दोनों देश अड़ गए और मिडल ईस्ट के देश भी विरोध में चले गए तो ईरान में सत्ता परिवर्तन होना तय है। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन किए बिना ही वहां पर ऐसा कुछ हो जो उनका नुकसान कम से कम हो, मिनिमाइज
किया जा सके डैमेज को। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां के नेता जो भी होंगे वो नहीं चाहेंगे कि वो जेल के पीछे हो या मार दिए जाए या सत्ता परिवर्तन हो जाए या ऐसी स्थिति उनको देश छोड़ के भागना पड़े। मुझे लगता है ऐसा सोचेंगे। हाँ, कुछ दिन जब तक जनता का वहां प्रतिरोध है, विरोध है, आंदोलन है, दबाव कर सकते हैं, तब तक वो लड़ेंगे। अब उस स्थिति तक जाने तक लड़ेंगे जब उनको रियलाइज हो जाएगा, वो बैकफुट पे होंगे और टेबल पे बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन नहीं होंगे, एक मतलब बहुत कम परसेंटेज चांसेस है कि नहीं तैयार होंगे। अगर नहीं होते तो विश्वास करिए लड़ाई लंबी थोड़ी खींचेगी, लेकिन वहां सत्ता पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगी, पूरी राजनीतिक व्यवस्था का सेम ही चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जी हेमंत गुप्ता जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जरा अब ये देखिए, जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं और भारत के आसपास के क्षेत्र में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो हम सिक्योरिटी के लेवल से तो अपने आप चिंतित होते ही हैं। हमारे जो लोग वहां पर फंसे होते हैं वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है, और करीब करीब 1 करोड़ के आसपास उस इलाके में हमारे लोग फंसे हुए हैं, वो एक चुनौती है। दूसरी चीज ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का जो ऐलान किया गया है, उसके बाद हमारी चिंता और बढ़ जा रही है। हम अभी हमारे पास जो स्थिति है वो 10 दिनों के आसपास का हमारे पास तेल भंडार है, लेकिन अगर ये लंबा खिंचा, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो स्थितियां और परिस्थितियां देखने को मिल रही, तो वैसी परिस्थिति में भारत के लिए, भारत के सामने विकल्प क्या, और भारत की ये जो पूरा सिनेरियो बना है उसमें आप कहां देख पा रहे हैं, क्या रोल देख पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, आ रही आवाज? जी जी हाँ, आ रही है जी। भारत एक आज बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, और भारत को पहले से भी मालूम था कि ये होना है। वो जानते थे कि ट्रम्प थोड़ा जिद्दी है और वो ये हालात पैदा करेंगे, लेकिन ये हालात आज की नहीं है, ये काफी पुरानी स्थिति से चल रहा है। ईरान देखिए, कम से कम 1957 से उसके परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, और अलग अलग स्तर पर उसको बहुत सारी सफलताएं भी मिली हैं। इराक के साथ युद्ध के दौरान देखेंगे 1980 के दशक में अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का निर्णय लिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ईरान को 1990 के दशक में इस कार्यक्रम के अनुसंधान में सहयोग कौन कौन दिया था? चीन और रूस दिया था। 2002 का गर्मी याद कीजिएगा आपको, ईरानी असंतुष्ट एक सामूहिक रूप से गठित हो गए थे और एक संगठन बना था जिसका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। इसमें ईरान के 2 परमाणु स्थल अस्तित्व में आए थे, और इसको लेकर अमेरिका बहुत परेशान हुआ था। 2003 में राजनयिकों ने भी इसके खिलाफ एक अभियान चलाया था, और इसमें उन्होंने कहा कि इसके जो परमाणु ऊर्जा के लिए जो अपने सेंट्रीफ्यूजल रखने का जो ईरान जोर दे रहा है, उससे हमको बचना होगा, और इसीलिए 2004 में फटकार भी लगाई गई थी। और तब एक संयुक्त राष्ट्र यूएनसी में एक संकल्प लिया गया था, और उसमें कहा गया था कि नहीं, इस कार्यक्रम को निलंबित करना है, और ये किस्सा आगे बढ़ते 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 आज यहाँ तक आ गई। तो ये सवाल ही उठता है कि एक दिन का है नहीं, 2011 और 2015 में भी अमेरिका और कई जगह यूरोपियन कंट्री ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उनकी अर्थव्यवस्था 20% से 40% तक गिर गई। तो ये एक व्यापारिक जो प्रॉब्लम इनको आ रहा था, जो आर्थिक रूप से इनके जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसी वक्त से ये जो हार्मोज आप बोल रहे हैं, वो बंदरगाह को कि वो पूरे विश्व को चाहता था कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, और इस बात को भारत चाहता था। इसलिए भारत ने समुद्र के अंदर से ईरान के साथ एक समझौता किया और एक टनल बनाने की कोशिश की कि भाई अगर ऐसा कभी स्थिति आती है तो हम अपना व्यापार उसके साथ जारी रखेंगे। भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है, और इसीलिए उसने रूस के साथ सौदा किया। और जब ट्रंप इस मामले में आए तो उन्होंने देखिए ईरान पर हमला करने के पहले भारत पर दबाव डाला और कहा कि भारत को रूस से हम तेल खरीदने के लिए बाधित करेंगे कि वो उससे ना खरीदे। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने कहा था हम अपने व्यापार के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हम किसके साथ सौदा करेंगे। तो भारत अपनी स्थिति पहले से बहुत मजबूत कर चुका है, और भारत के पास स्टॉक भी है। भारत जानता है कि अमेरिका और ईरान के पास जो युद्ध है वो चलने वाला है। देखिए ईरान रूस ने कहा भी था कि यूक्रेन को हम कब्जा कर लेंगे, 4 साल हो गए। तो वही हालत आज ईरान में भी होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका चाहेगा और 10 दिन के अंदर में ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कभी वो कहते हैं रिजिम चेंज करना चाहते हैं,
कभी वो कहते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूजल को हम नष्ट करना चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं अमेरिका के साथ उनको व्यापार करने के लिए हम बाध्य करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं स्टैंड तो करें। लोग दुनिया में भी उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रही हैं और कई कंट्रीज उनके खिलाफ भी हो गए। अमेरिका का स्ट्रैटेजी है कि हम ईरान पर हमला कर करके ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिर कर दे, और चूंकि ईरान ने कहा कि हमारे पास उसके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उसने क्या किया कि मिसाइल के आग पर जो अमेरिकी बेस थे उस पर अट्रैक्ट किया, और उसके अटैक करने से क्या हुआ कि जितने कंट्रीज थे उनके नेबरहुड जिसको कहते हैं वो सब इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, और यही अमेरिका चाहता था। और यही वजह है कि आज अमेरिका की इसी चाहने की वजह से आज जो आप जिन बात को करें कि वो प्रतिबंध लगा देगा, तो वो ऐसा कई कंट्रीज पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, वो चाहेगा कि सबको डिस्टर्ब करे। परंतु भारत इसमें आज के दिन में बहुत मजबूत स्थिति में। अब विजेंद्र जी जरा चीन और रूस का भी जरा समझाइए कि रूस और चीन तो खुलकर अभी नहीं आए हैं, लेकिन चाइना ने इस युद्ध के बारे में कहा है, उसकी आलोचना उसने की है। खामनेई की मौत को लेकर भी उसका एक स्टेटमेंट आया था। रूस भी कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो हैं वो कुछ लोग तो खुलकर सामने आए हैं। अब नजरें टिकी है कि क्या रूस और चाइना ईरान की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस लेवल तक जा सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक बड़ी बड़ी बात है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि चीन और रूस दोनों ईरान के अहम एलाइज रहे हैं, और यही नहीं मिलिट्री तौर पर भी ईरान को दोनों देश ने यानी कि रूस और चीन ने दोनों ने बहुत कुछ सपोर्ट किया है। और आज जो आर्म्स जो ईरान में यूज किया जा रहा है वो बहुत हद तक रूस से उसका दिया हुआ है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि दोनों सपोर्ट में तो है, लेकिन बाहर से सब सपोर्ट कर रहे हैं, दूर से ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो हालात है उसमें वो किस तरह से ईरान के सपोर्ट कर पाएंगे और कहां तक करेंगे, ये अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स में जो बदलाव आ रहा है उसको वो एक पैनी नजर दे रहे हैं, और खासतौर पर पुतिन की तरफ से जो शुरुआती दौर में बयान आए थे वो तो बताया गया था कि सपोर्ट में, लेकिन चीन ने अब अभी कुछ अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। तो जाहिर तौर पर चीन और रूस ये दोनों ईरान के दो बहन एलाइज रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनका स्टैंड किस तरह से होगा। जो स्टैंड नहीं कहा जाए वो किस तरह से इस मोड़ पर और इस मौके पर ईरान की मदद करेंगे, क्योंकि ईरान में खामनेई की मौत के बाद जो ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं उन सब की जो मौत हुई है, उसके बाद से वहां इस तरह का नेतृत्व एक जो आ रहा है जो उसके नीचे लेवल का है, उस पर अभी तक रूस और चीन की तरफ से कोई बयान नहीं दिए गए। तो जाहिर तौर पर ऐसे में चीन और रूस किस तरह से उन सबका सपोर्ट कर पाएंगे ये बेहद अहम रहेगा। लेकिन इस बीच में एक बात तो तय है कि जंग की जो मियाद है बढ़ेगी, और जंग की जितनी ज्यादा मियाद भी बढ़ेगी और जंग का दायरा भी बढ़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कहीं चीन और रूस भी अब अपने पत्ते खोले और अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे बाद में। अच्छा, लीडरशिप की बात जो हो रही है उसमें क्या आप देख पा रहे हैं खामेनेई के बेटे मुस्तफ़ा खामेनेई में कि वो वहां पर एक सुप्रीम लीडर के तौर पर एक्सेप्टेबल होंगे आज की जो परिस्थिति है उसमें? देखिए, एक मेरी कुछ लोग से हुई है बात, ईरान के जो कुछ है लोग उनसे मेरी आज सुबह में बात हुई है, लेकिन ईरान में माना यह जा रहा है कि खामेनेई के बाद से उनके बेटे या किसी भी धर्म गुरु को उनके प्लेस पर लाया जाएगा, तो फिलहाल वहां की जो आवाम है इस तरह के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन चूंकि वहां की जो खामेनेई के मौत के बाद जो एक वैक्यूम हुआ है उसको भरने के लिए ईरान के जो टॉप मतलब कोर जो मतलब ये थिंक कर रहे हैं वो सब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनका वैक्यूम जो हुआ उसको भरा जाए, और जब तक जंग चले यानी कि जंग चले तब तक में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि मतलब एक आवाम एक सपोर्ट में भी रहे और आवाम कंट्रोल में रहे। तो ये अभी व्यवस्था हो रही है। लेकिन फिलहाल ईरान की जो हालात यही है कि वहां के जो मिलिट्री के लेवल के जो लोअर टॉप कमांडर्स हैं वही डिसीजन ले रहे हैं, और वही खुद से ही जहां भी हो रहा है जिस तरह से जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उन्हें दिखाई दे रहा है वहां पर अटैक कर रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान का जो
सेंट्रल जो मिलिट्री है वो खत्म है, और उसके बाद के जो टॉप लीडर्स है वही ये डिसीजन ले रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा की बात नहीं, और इसीलिए वो कहीं कहीं इस जगह पर भी अटैक कर रहे हैं जहां पर शायद नहीं किया जाना चाहिए, और इससे ईरान का को नुकसान भी हो रहा है। प्रोफेसर जे सांतेश जी, अब एक सवाल ये है कि हम लोग जब ये युद्ध हो रहा था, या जो अमेरिका की जो बात थी पहले भी जब उसने ईरान पर अटैक किया था, तो ये कहा जा रहा था कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ध्वस्त करना है उसका मोटो। उसके बाद अब इस बार एक और नया उसमें ऐड हुआ उस रिजीम को ख़त्म करने के लिए और नया रिजीम स्थापित करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई तीसरा ऐसा मुद्दा है जो हिडन तौर पर है और उसको अमेरिका साधना चाह रहा है और ईरान को लेकर उस इलाके में घुसना चाह रहा है। मेरा साफ सवाल है कि तेल की पॉलिटिक्स हो रही है और उस इलाके में अपना वरदहस्त स्थापित करना अमेरिका का मुख्य मकसद है, वो चेंज ऑफ रिजीम या न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना उसकी आड़ में। देखिए, आप जो विषय उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक दृष्टिकोण या एक विषय नहीं कर सकते कि एक कारण है कोई, बहुत सारे कारण होते हैं। किसी घटनाक्रम के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। इसमें से जिसमें विषय आप बताए कोई एक कारण होता है तो लगता है आज ये परिस्थिति खड़ी नहीं होती। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। देखिए, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरे दुनिया में वो जो मानते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा जो रही ईरान है। हमेशा से लंबे समय से, मतलब बेसिकली जब से खामेनी आए और उसके बाद से बहुत गति पकड़ दिया है, और बहुत तेजी से खामेनी हमेशा एंटी अमेरिकन जो प्रोपेगेंडा था उसको चलाने वाले नेता थे। और दूसरी तरफ इसलिए इजराइल तो सबसे ज्यादा थ्रेट पूरे मिडिल ईस्ट में था तो ईरान से था। एक पॉइंट। नंबर 2, आप देखिए जो ऑयल की बात कर रहे थे, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और हमेशा हमेशा अमेरिका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, वो हमेशा सब जानते हैं। यही रीजन था, देखिए वेनेजुएला में जो हुआ, अभी क्यूबा में हो रहा है, जहां जहां उनको लगता है जो रिजीम के खिलाफ हो सकती है उनके खिलाफ वो पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, उसका एक पार्ट है। लेकिन तीसरा सब महत्व जो आप जिसको संकेत दे रहे हैं उसके बारे में बात करता हूँ, वो ये है, आप देखिए ईरान एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ लंबे समय से मिलकर काम कर रहा है, और चाइना नहीं बल्कि रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो मिडल ईस्ट में चाइना और रशिया का सबसे बड़ा कोई अगर पपेट है, मैं कह सकता हूँ ईरान, क्योंकि जो रशिया और चाइना कहते थे ईरान वो एग्जीक्यूट करता था, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर छेड़ना हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। आप जितनी भी चीजें देखेंगे, चाहे वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना हो, कहीं कहीं उसके पीछे पूरी योजना में साथ देने वाले दो देश हैं, रशिया है और दूसरा चाइना। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए लंबे समय तक ईरान को इग्नोर करके चल पाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे में ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देना या ईरान की सत्ता को ही परिवर्तित कर देना, उनके विचार को परिवर्तित कर देना, उनके शर्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देना, यही एक विकल्प उनके पास बचा था। नो डाउट इजराइल भी अकेले शायद ईरान के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ सकता था जो आज हो रहा है, क्योंकि इजराइल भी चाहता तो ईरान को नहीं हरा सकता था अकेले, कभी नहीं हरा सकता। वो सीरिया और इन सब लेबनान इन देशों की तरह नहीं है, ईरान काफी कैपेबल है, बहुत मजबूत देश है। तो ऐसी परिस्थिति में वो तभी ईरान को पीछे कर सकते हैं या घुटनों पर ला सकते हैं जब अमेरिका का साथ दे, और ये बात जानते हैं, इसीलिए इजराइल अमेरिका इस बार मिल करके काम कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाली है, जो बार बार कहा जाता है कि इस्लाम और इस्लामिज्म के नाम पर तमाम मिडिल ईस्ट के देश जो हैं, या जो बेसिकली कह सकते हैं कि जितना इस्लामिक कंट्रीज एसोसिएशन है, वो सब मिल करके एक साथ आवाज बन करके बैक करेंगे। इवन पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट करेगा। वहां देखिए अभी पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी है वहां हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। तो ऐसा क्या मजबूरी है चुप बैठी है? क्यों? क्योंकि इधर भी डोनाल्ड ट्रंप दोनों के कंधे पे, वहां के प्रधानमंत्री के और वहां सेनापति के जो सैन्य प्रमुख के कंधे पे हाथ रख के खड़े होकर बोल रहे हैं हमारे सबसे प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको सबको न्यूट्रलाइज करना है। और ऐसी समय जरा सोचिए ऐसा क्या कारण था, जस्ट कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध में इन्वॉल्व हो गए, क्या रीजन था? और इतने बड़े स्तर पे क्या लगता है ऊपर कितने आदेश के हो गए? ऊपर से आदेश है आप ऐसा करिए। ये दोनों आपस में लड़ गए, ऐसी परिस्थिति में ईरान पे हमला हो गया, ये दोनों आपस में खुद लड़े पड़े हैं। तो इसका डाइवर्ट, जबकि दोनों नेबरिंग कंट्री है ईरान की, अफगानिस्तान भी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान भी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। ऐसे में दोनों खुद लड़ रहे हैं तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ऐसा डाइवर्जन क्रिएट कर दो कि ये कंट्रीज चाह के भी ईरान का सपोर्ट न कर पाए। और दूसरी बात, बेसिस ऐसे देश में है जो कुछ इस्लामिक कंट्रीज है, ईरान उन पे अपना हमला करेगा, वो देश भी शामिल हो जाएंगे। और जो हो भी रहा है धीरे धीरे के, अब सऊदी अरबिया भी शामिल हो रहा है,
आप देखिए, और तमाम, कुवैत भी शामिल होने को, ओमान भी बोल रहा है, जॉर्डन भी बोल रहा है, अब धीरे धीरे सब सामने निकल के आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो अमेरिका की जो प्लानिंग थी कि धीरे धीरे के ईरान को चारों तरफ घेरने की, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका सफल होता हुआ दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर ईरान को न्यूट्रलाइज करने का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, एक नया नेटवर्क कॉरिडोर बनाने का बहुत बड़ा प्लान है, और उसमें बता रहा हूँ इजराइल है, और जो बदली हुई सरकार ईरान की वो होगा, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इस कॉरिडोर के बड़े एक माध्यम बनेंगे। और जो BRI ओबोर जैसे जो परियोजनाएं हैं चाइना की, उसको कमजोर करने की बहुत बड़े प्रयास होगी जी। तो क्या सर ऐसा लग रहा है क्या कि अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया था? नहीं नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं करके, ईरान को पूरी तरह से वो एस्टिमेट करके चले थे, ओवर एस्टिमेट ना अंडर एस्टिमेट। उनको पता है ईरान एक मजबूत देश है, क्योंकि मिडिल पावर्स में कंसीडर किया जाता है। जब दुनिया के मिडिल पावर्स की बात की जाती है, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो ब्राजील हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, उसमें ईरान का भी नाम आता है। टर्की है, इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कभी वो उसको नहीं ले रहा था, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। लेकिन ये बात भी सच है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक बार उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज सेंड कर दिया, भेज दिया कि अमेरिका इज स्टिल रेलेवेंट इन दिस कंटेम्पररी वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत सारे एक्सपर्ट थे, बोलना शुरू कर दिए थे, अरे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, अब दुनिया बहुध्रुवी होती जा रही है, अब चाइना इज अबाउट टू रिप्लेस अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने बोल दिया सॉरी, अभी ऐसा नहीं होने वाला, अभी अमेरिका स्टिल बॉस। देखिए इतना सब कुछ हो गया, चाइना से तो कंडेम कर रहा है, रसिया से कंडेम कर रहा। अगर इतनी बड़े सुपर पावर बनने की तरफ थे तो इनको इंटरवीन करना था, प्रोटेक्ट करना था, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो रिप्लेस करने की अभी क्षमता चाइना के अंदर नहीं आया। चाइना अभी खाली वो प्रॉफिट गेनिंग कंट्री बन के रह जा रही है, अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है, जहां उनको फायदा मिलता है उनके साथ हाथ मिलाते हैं, जहां लगता है नुकसान होगा वहां हाथ नहीं डालते हैं। अभी ईरान की घटनाक्रम वही हो रहा, ईरान में चाइना अपना हाथ पूरी तरह खींच लिया है, खाली मैसेज कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, उससे कुछ नहीं होना। अमेरिका भी जानता है कि चाइना भी इंटरवीन नहीं करेगा, चाइना खुद उलझा हुआ है साउथ चाइना सी में, ताइवान के मुद्दे पे घिरा पड़ा है, वो नहीं चाहेगा डायरेक्ट इस मुद्दे पर कंसर्न करे अमेरिका का। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखाया, चाहे वो टैरिफ वार हो, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस में, कॉन्फ्लिक्ट में यूएस इंटरवेंशन हो, चाहे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से यूएस विड्रॉल के बाद अपनी औकात, अपनी क्षमता प्रूव करना हो, तो आप देखेंगे हर लेवल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को झकझोर दिया, और झकझोर के बताया, जगाया, मैं कहूं बताया कि अभी स्टिल यूएस इज वेरी रेलेवेंट एंड दिस इज बीइंग डिक्टेटेड बाय यूएस इटसेल्फ। अभी भी दुनिया यूएस ही चला रही है, और यही सच है, यूएस ही तय करता है यहाँ की शर्तें क्या होंगी, देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन सा देश किस ब्लॉक में होगा, किस तरह की नीतियां अडॉप्ट की जाएंगी, वैश्विक संगठन कैसे बनेंगे, कैसे काम करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या फिर ईरान बहुत लंबे समय तक खींच पाएगा इसको। अब बिजन जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बिजन जी इस आप अपनी बात को भी रखिएगा, लेकिन इसके साथ ही ये भी कि हमने जो अभी शांतेश जी से पूछा था बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बात, अमेरिका ये इसलिए कि ऊपर से तो बमबारिंग हो रही है। अमेरिका इस बार ये भी देखा गया कि उसने एक और टैक्टिकल रूट अपनाया, ड्रोन का यूज़ करना शुरू किया, और आत्मघाती ड्रोन का। अगर उसके सैनिक उतरेंगे, जिसका विरोध अमेरिका में खूब हो रहा है कि हम दुनिया के देशों में, दूसरे देश में हमारे सैनिक क्यों जाएं और वहाँ पर क्यों वो युद्ध में शामिल हों और वो मारे जाएं, तो ये भी अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वहाँ पर वो ज़मीन पर अपने सैनिकों को उतारता है या नहीं उतारता है, या B-2 बॉम्बर से ही वो, या ड्रोन के ज़रिए या दूसरे मिसाइलों के ज़रिए वो वहाँ पर हमला कर रहा है। ये अमेरिका के सामने क्या कुछ इसमें आप चुनौती देख पा रहे हैं क्या? देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अवाम इस जंग के थोड़ी सी खिलाफ है, और शायद उन्हें इस बात का अंदेशा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि कहीं रेजिम चेंज किया जाएगा, और इस लिहाज से अमेरिका की फौज का जमीन पर उतारने का प्लान तो नहीं है। और शायद इसी प्लान की आहट में ही अमेरिका की आवाम इस विरोध में है। लेकिन इस चीज में कोई सच की बात है कि ट्रंप फिलहाल ये चीज बूट्स ऑन ग्राउंड तो लाने के प्लान में है, लेकिन शायद वो अमल में लाएंगे नहीं, क्योंकि रेजिम चेंज किया जाएगा तो ये कहा जाए कि वहां माना ये जा रहा है कि जब तक फौज नहीं जाएगी। लेकिन जैसा एक जो पॉइंट हमारे सामने पेश जी ने कहा है, वो साफ तौर पर सही है कि अमेरिका भी यही चाहेगा कि कोई वहां सत्ता में एक सीट टॉप 5 या टॉप 10 जो लोग हैं वो अमेरिका के शर्त पर काम करें और अमेरिका की शर्त पर वहां की गवर्नमेंट चलाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमेरिका को जो एक बड़ी बात सामने आई है उसमें ये आ रही है कि अमेरिका को फिलहाल ईरान में कोई अमेरिका प्रस्त
कम से कम टॉप 5 आदमी, जो टॉप 5 जो वहां होनी चाहिए, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, खोज की जा रही है। और कवायद यही है कि इस तरह का कोई एक टीम मिले जो कि अमेरिका के स्तर पर ईरान को चलाए, लेकिन फिलहाल अब अभी हुआ नहीं है, लेकिन कवायद हो रही है। अच्छा, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ी है अभी हाल में, इस लिहाज से क्योंकि इजराइल चाह रहा है कि जंग को और बढ़ाया जाए और जंग को और इंटेंस किया जाए, लेकिन अमेरिका चाह रहा है जंग को सॉर्ट आउट किया जाए, जंग को खत्म किया जाए, और जो खामनेई की मौत और रेजिम चेंजिंग की जो हो रही थी बातचीत, वो अमेरिका उसमें सफल रहा है। तो एक रेजिम चेंज के लिहाज से दूर से ही एक ऐसी लोगों की टीम बनाई जाए जो कि वहां सत्ता चलाए, जो कि अमेरिका की सपोर्ट में हो और अमेरिका के समर्थन और अमेरिका के शर्तों पर वहां की गवर्नमेंट चलाए। यूएस यही चाह रहा है। तो ये अभी बात बड़ी हो रही है, लेकिन इस बीच में अभी एक वॉशिंगटन पोस्ट की भी खबर आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पेंटागन में भी थोड़ा सा विरोध हुआ है कि किस तरह से अटैक के जो इंटेंसिटी है उसको क्या किया जाए और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसमें ईरान की जो बैलिस्टिक और माना जा रहा है कि ईरान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल टारगेट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ईरान का, वो अभी तक पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, जो शुरुआती दौर से ही यूएस से चाह रहा था। तो जब तक वहां के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद से शायद अमेरिका के समर्थन वाले लोग वहां मिलेंगे नहीं। और इसी की कवायद यही हो रही है कि शायद अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी जंग के और इंटेंस बनाया जाए और उनके तमाम जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो तबाह किए जाए, मिसाइल के जो भी साइट्स है वो तबाह किया जाए, और उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो साइट्स है उनको भी तबाह किया जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी पहाड़ी किसी अंडरग्राउंड में इस तरह से ले गया है कि अमेरिका के लिए और इजराइल की फौज के लिए दूर से उसको नष्ट करना संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या मतलब एक कहा जाए कि कैसी स्ट्रैटेजी अमेरिका की होगी, इजराइल की होगी, ये एक बड़ी बात रहेगी। और जब वहाँ पर हमले की बात अमेरिका की तरफ से आई थी तो उसके बाद फिर आईएईए की तरफ से भी कहा गया कि नहीं, उसका रेडिएशन से कोई अभी खतरा नहीं है। तो ये टारगेट तो वहाँ पर अमेरिका कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और, अभी अहमद जी के पास जाए, लेकिन आप जरा समझाइए कि रिजीम की बात हम लोग कर रहे हैं कि पुरानी रिजीम को ख़त्म करना एक इस पूरे महायुद्ध के पीछे के एक बड़ा कारण है। कई कारण हैं जिसके बारे में शांतेश जी ने बताया, उसमें से एक कारण ये, तो क्या इस रिजीम को खत्म करके वो पुराना रिजीम क्या वापस आ सकता है, आने की स्थिति में है वो लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं और खुशी मना रहे हैं खामेनेई की मौत के बाद? देखिए, थोड़ी सी जो ये कहा जाए कि संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका जो मतलब रेज़ा पहलवी और जो लोग हैं जो उनके बेटे हैं, उनके नुमाइंदे हैं, इन पर अमेरिका फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि जो अभी मौजूदा हालात है, ईरान के एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है, वो है 2 या 3 लोगों का नाम शायद यूएस ने शनाख्त किया है, वो मार्क किया है, और उन लोगों के और उन लोगों के थ्रू ही शायद यूएस वहां पर अब अपनी शर्त के तहत वो अपना रेजिम चेंज की बात चलाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, जब तक ईरान की तरफ से मिलिट्री अटैक्स किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे तब तक ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटजी यही है कि किसी भी तरह से उसके जितने भी मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरह से सॉफ्ट किया जाए और पूरी तरह से मतलब खत्म किया जाए। उसके बाद से ही कुछ इस तरह की बात आएगी कि कैसे वहां की व्यवस्था बनाई जाए और कौन कौन लोग होंगे जो अमेरिका के तरफदार होंगे, अमेरिका के सपोर्ट में होंगे और उनके थ्रू वहां सत्ता चलाई जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, चीन का जो स्ट्रक्चरल एसेट ईरान में है वो बड़ा है। तो ऐसे में चीन की भूमिका बाद में क्या होगी, ये बड़ा
सवाल है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि अभी चीन दूर से ही सब वॉच कर रहा है, वेट कर रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो स्थिति है, जो फिलहाल अभी क्लोज किया गया है, ऐसे में ऑयल को ट्रेड को लेकर ये बड़ी कहा जाए कि जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ये अब अपने आप में होगा, यही होगा जब तक ईरान की तरफ से अटैक्स किए जाते रहेंगे। जब अटैक्स खत्म नहीं होंगे, ईरान पूरी तरह से सॉफ्टन नहीं होगा, उसके बाद कहीं कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हेमंत जी, मिसाइल पावर को खत्म करना, अमेरिका ईरान का जो है उसको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना, रिजीम को चेंज करना, ये गोल लेकर अमेरिका आगे बढ़ा, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसके बारे में विजेंद्र जी और प्रोफेसर जे सांतेश जी बता रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जरा ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रंप पर ही निर्भर है। वो ट्रंप जो अपनी एक छवि बना रहे थे कि हमने उस देश के दो देशों के बीच, फला दो देशों के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसको हमने बंद कराया, वो क्रेडिट ले रहे थे भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का, वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे यूक्रेन और रूस के युद्ध का, वो क्रेडिट दूसरे देशों का ले रहे थे। अचानक उनका नाम आने लगा कि वो तो शांति के मसीहा हैं और शांति के मसीहा के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश उन्होंने की। नोबेल पीस प्राइज का एक बड़ा दावेदार अपने आप को स्थापित किया था। लेकिन यहां पर आकर वो कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, वो बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो शांति की बात करने वाला शांति दूत अचानक विध्वंस की बात कैसे करने लगा? क्या आप उस देख रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, अमेरिका कभी शांति की बात नहीं करता है। वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करता है और उसका हमेशा दोहरा रवैया रहा है। यूएन काउंसिल बनी है और उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी देश पर अटैक करने के पहले काउंसिल को बताना, उसका यूएन चैप्टर में लिखा हुआ है। लेकिन कहाँ अमेरिका उसका, लेकिन क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को हम एक साथ जो फैसले हैं उसमें जोड़कर देखें? नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है, जिसको लेकर के अभी बहुत ही करंट में आपको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले मामले में अगेंस्ट में उन्होंने बयान दिया और स्टेटमेंट दिया और एक ऑर्डर भी पास किया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी जो सेनेट है, जो संसद है, वो इनके खिलाफ बहुत है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति है तो वो एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी के मामले को लेकर चल रहे। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका का जो फिनांस है, वो पूरे वर्ल्ड में जो अपनी जो दादागिरी चाहते हैं, ये वो जो जमींदारी बन चाहते हैं, वो इसलिए है कि वो हर एक देश को, देखिए, उसकी एक पॉलिसी है कि दुनिया में कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद कराते रहो, कहीं ना कहीं कुछ युद्ध करवाते रहो और वो अपने प्रोडक्ट को, यानी कि जो इसको कहते हैं सैनिक प्रोडक्ट जिसको कहिए, युद्ध से रिलेटेड जितने सामान हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उसको उसके हिसाब से इन कैश करे। और वो हर कंट्री को आपस में कहीं ना कहीं, देखिएगा, अभी बांग्लादेश आप देख लीजिए, भारत के बगल में जेएनजी वाला मामला देख लीजिए, नेपाल में, ये कौन करा है, कौन फिर कंपनी स्टेट है? तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया में कहीं भी स्थिरता नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता। वो चाहता है दुनिया में लोग लड़ते रहे आपस में और उससे जो है ना, उसके सामान खरीदते रहे। तो वो अपना जो आर्मी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहता है, अपने डिफेंस की पॉलिसी को, डिफेंसिव प्रोडक्ट को वो बेचना चाहता है और वो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कारोबार है उसमें दुनिया में वो अपना वर्चस्व चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हम दुनिया के लोगों के ऊपर अपना एक जो वर्चस्व है वो कायम रखें। और इसी वजह से अभी हाल के दिनों में देखेंगे कि जब वो टैरिफ लगा रहे थे तो G20 का जो मीटिंग हुआ था भारत के साथ, जो ब्राजील के साथ मिल करके भारत ने अपने रुपये में यूपीआई को बढ़ाया था, वो भी एक चिंता का कारण था उनका, अमेरिकी राष्ट्रपति का। तो आप समझिए कि उनको ये लग रहा था कि डॉलर की जो पोजीशन है वो खराब होते जा रही है। तो मामला कहीं और है, क्या कहते हैं कि निगाह कहीं पर और निशाना कहीं पर। ट्रंप का निशाना कहीं और है और निगाह कहीं और है। ट्रंप की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अमेरिका की, वो बहुत ही बदतर स्थिति में आ गई थी। लेकिन वो क्या चाहता है, इसी बदतर स्थिति को बचाने के लिए उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा यूएन रूल्स के वायलेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने वहां से उसको उठा लिया। अब अमेरिका का कहना था कि हम ईरान में हम जो है तो वो चाहते हैं कि वो उसका न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है, जो परमाणु बम का है, वो ना हो, उसको खत्म करना चाहता। लेकिन वो बार बार फिर कहते हैं हम रिजिम चेंज करना चाहते हैं। रिजिम और न्यूक्लियर बम,
वो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन ये मामला हुआ था अक्टूबर 2023 में। अमेरिका के जो बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट इजराइल का लीजिए, इजराइल में जो ईरान के समर्थित फिलिस्तीनी जो आतंकवादी समूह था हमास, जिसमें युद्ध छिड़ा, उसके वजह से इन लोगों के बीच में गाजा पट्टी को लेकर के सैन्य घुसपैठ जो हुआ, उसको लेकर के बहुत ज्यादा इन लोग के आपस में एक विरोध शुरू हुआ। इराक और सीरिया में भी अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर जो कम से कम 100 हमले किए गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2023 में ईरान समर्थित 2 ठिकानों में हवाई हमले कर दिए गए थे। उस वक्त लेबनान और हिजबुल्ला और हैती अमेरिका के खिलाफ हुए थे। तो इनको ये लगा कि भाई अगर हम ईरान को नहीं रोकते हैं तो प्रॉक्सी वार में ईरान जो है अपने कई प्रॉक्सी ग्रुप को हमारे खिलाफ करता रहेगा और हमारा वो वर्चस्व नहीं रहेगा जो हम दुनिया में चाहते हैं। तो इस वजह से उनको ये लगा कि नहीं, इजराइल पे पीठ पर कंधा रखकर, जिसको कहिए कि इजराइल के कंधे पर रखकर वो ईरान पर हमला कर रहा है। एक्चुअली वो ईरान पर हमला करने के फेवर में नहीं था, वो रिजिम चेंज करना चाहता था। अमेरिका का नियम ही है कि भाई रिजिम चेंज करे और ईरान हमारे से माल खरीदे, हम ईरान को माल देंगे, और ये उसकी पॉलिसी थी। उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको एन केन प्रकार हावी करता है और उसको उसके हिसाब से पॉलिसी बना करके दुनिया में डिप्लॉय करने की कोशिश करता है अमेरिका। ये मेन रीजन है अमेरिका का। अमेरिका एक शांति दूत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब एक चीज और विजेंद्र जी, यूनाइटेड नेशंस की हम लोग बात करते हैं, उसका रोल तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है, वो सबसे दयनीय स्थिति में है। क्योंकि और इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो हमारी नजर यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाती है। वहां पर भी इसके बारे में भी, ईरान के बारे में भी कहा गया है अभी कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने बातचीत की और अपील की है इसको लेकर। तो वो कुछ कहेंगे तो कोई मानने वाला है नहीं। देखिए ये बड़ा सवाल है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब यूएन का रोल रहा नहीं, और इसमें जब वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से बदलाव आया है और जो एग्रेसिव पोस्टरिंग कई देश कर रहे हैं, यूएस हो गया या चीन हो गया, चाहे कोई और देश कर रहे हैं, तो ऐसे में यूएन का रोल अब पूरी तरह से निगेट हुआ है। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो सिर्फ हर चीज पर, यानी कि जो भी वर्ल्ड में जो भी वॉर्स हो रहे हैं, चाहे जो भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, उन पर सिर्फ उनका एक बयान चला रहा है। अब यूएन की न कोई सुन रहा है और न कोई मान रहा है, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि जो जिसोर प्रोफेसर संतेश जी ने जो बताया है कि अमेरिका एक पूरी तरह से, यानी कि थोड़े दिन, एक दशक नहीं कहेंगे, लेकिन लास्ट के 7 to 8 years में अमेरिका की सालगिरह है और पूरे विश्व में ये मानता चला जा रहा था कि यूएस को चाइना धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है। तो इसकी अपनी धमक यूएस ने दिखाई है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूएस का जो डीप स्टेट है वो अब लगा हुआ पूरी तरह से कहा जाए। अब ये ट्रंप नहीं है, चाहे कोई ट्रंप है, एक सिर्फ फेस है, लेकिन अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो पूरी तरह से इस कवायद में लगा है कि अमेरिका का जो वर्चस्व रहा है, जो माइट रहा है, उसको माइट को लाया जाए और उस चीज के लिए उस चीज को लाने के लिए, यानी कि यूएस के माइट को किस तरह से लाया जाए, वो डीप स्टेट उस पर हर कवायद कर रहा है। और जहां जहां चीन के, यानी कि चाइनीज साइड जिस इलाके में है, जिस क्षेत्र में है, जिस देश में है, उन सभी देशों पर इस डीप स्टेट की यूएस की निगाह है और वहां पर अपना प्रभाव का विस्तार सिर्फ यूएस बढ़ा ही नहीं रहा, बल्कि चीन के जो प्रभाव है उसको पूरी तरह से निगेट कर रहा है, खत्म कर रहा है और वहां पर अपने पूरी स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां बनाने की कवायद कर रहा है। ये चाहे वेनेजुएला हो, ईरान हो, या वर्ल्ड तक जो भी देश है, वहां पर चीन जहां जहां जा रहा है, चीन के जहां जहां शाये रहे हैं, उन शाये को ही खत्म करना फिलहाल अमेरिका की और अमेरिका की खासतौर पर उसकी डीप स्टेट की स्ट्रेटजी है। और यही जो जियोपॉलिटिक्स में पूरी तरह से बदलाव ला रहा है। ठीक है, इस चर्चा में एक आखिरी कमेंट सर शांतेश सर आपसे, कि हम लगातार एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा गोल है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। हमारा गोल है कि हम 2047 तक अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर स्थापित करें। आत्मनिर्भर भारत हमारा की तरफ हम बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम तीसरे अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ये लक्ष्य हमारा है। उसमें कहीं इस परिस्थिति में कहीं आपको लग रहा है कि हमको इससे कुछ नुकसान आने वाले दिनों में उठाना पड़े या हमारे इस रास्ते में कहीं कोई बाधा आए?
निश्चित रूप से देखिए स्वाभाविक है, अगर युद्ध होता है किसी भी क्षेत्र में आज वैश्वीकरण दौर में, तो उसका प्रभाव तमाम देशों पे दिखाई पड़ता है। भारत उसका अछूता नहीं रहेगा, भारत को असर दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि सापेक्षिक रूप से बाकी देशों पर कितना असर पड़ता है वो देखना है। कि अमेरिका पर कितना असर पड़ेगा, यूरोप कितना पड़ेगा, चाइना कितना पड़ेगा, रशिया कितना पड़ेगा, वो देखना जरूरी है। आप देखिए रिसेंटली जितने असेसमेंट आए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या फिर इंडियन जो ओपन एजेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी, सबने प्रेडिक्ट किया कि इंडियन इकोनॉमी दुनिया के तमाम देशों से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भारत का कोई प्रत्यक्ष शामिल नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है, लेकिन ये देखिए कि सब पे असर पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो मोदी जी का एक बहुत फेमस कथन है, आपदा में अवसर, तो मुझे लगता है भारत के लिए आपदा में अवसर होगा। भारत प्रगति करेगा, अपने जो लक्ष्य है उधर बढ़ेगा। मुझे लगता है इस तरह के युद्ध में भारत का शामिल नहीं होना ही भारत के वरदान। निश्चित रूप से अभी तात्कालिक नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है। देखिए चाइना क्यों नहीं शामिल हो रहा है, चाइना को पता है अगर वो शामिल होगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। रशिया क्यों शामिल हो, क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी फंसा हुआ है। अमेरिका शामिल हो गया, अमेरिका में ऑलरेडी टैरिफ वार के चक्कर में उनके यहाँ डोमेस्टिक वार छिड़ा हुआ है, उनकी इकोनॉमी पर असर दिख रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तमाम चीजें हो गई। तो आप खाली सिर्फ भारत कहते थे डेड इकोनॉमी, लेकिन उसी डेड इकोनॉमी के साथ ट्रेड डील करने को उतावले हो गए। उसी डेड इकोनॉमी के साथ अब जो ट्रेड मतलब डील कहते हैं यूरोपियन यूनियन करता है, न्यूजीलैंड ट्रेड डील करता है, फ्री ट्रेड डील करता है, तमाम देश कर रहे हैं। आप देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मैं कहता हूँ जो कहते हैं इजराइल मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, जिसको कहते थे मिनी क्वाड भी डेवलप करने की प्रयास चल रहा है उस क्षेत्र में, और उसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया की यूटिलिटी नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, सैन्य प्रमुख बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अमेरिका जानता है रियलिटी कि उसके अगर राष्ट्रीय हितों की कोई सहयोग कर सकता है संरक्षण में, प्रगति में, विकास में, समृद्धि में, तो वो है सिर्फ भारत। तो ऐसे दिन क्यों ऐसा समझ रहा है, और वो अगर समझ रहा है तो बाकी देश उसके अलाइड जो है यूरोपियन यूनियन है और तमाम जो देश अलाई है, चाहे मिडिल ईस्ट के हैं, चाहे अफ्रीका के हैं, चाहे लैटिन अमेरिका के, सब जानते हैं आज की दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज्यादा स्टेबल डेमोक्रेसी, स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल ग्रोथ है तो भारत में। चाहे स्किल लेबर की बात करें, चाहे सबसे लार्जेस्ट मार्केट की बात करें, चाहे आप एडवांस मिलिट्री की बात करें, हर फ्रंट में इंडिया लीड कर रहा है। नो डाउट इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो भारत सरकार निश्चित रूप से उसको डील करने की, उसको रिजॉल्व करने की पूरी तत्परता से काम कर रही है। मुझे लगता है आने वाला समय भारत का ही होगा। 2047 का अपना एक लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें इस तरह की घटनाओं से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भारत को किसी डायरेक्ट युद्ध में स्कोप दे तो वहां पे नुकसान होगा, लेकिन इस तरह से दुनिया के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध हो रहा है, वो तात्कालिक नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए फायदा देगा, और इस घटनाक्रम मिडिल ईस्ट घटनाक्रम में वही देखने को मिलेगा। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा, और हम चाहते थे कि इसको और आगे बढ़ाया जाए इस पर, क्योंकि आप सब लोगों से जो बात हो रही है और जो आप लोगों का एनालिसिस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे सिचुएशन को आप लोग समझ रहे हैं और बड़े ही सरल भाषा में हम अपने दर्शकों तक आप लोगों के जरिए आपकी एनालिसिस को पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमन गुप्ता जी, शुक्रिया विजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर जे सांतेश जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा मामलों के जानकार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।